चुनाव का साल है। क्या भारत सरकार बढ़ती महंगाई को रोक पाएगी? आइए जानते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और आप सभी का स्वागत करता हूं रीच यूपीएससी पर। अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। यह हमारा मोटिवेशन बहुत बढ़ाता है। यह क्वालिटी कंटेंट बहुत मेहनत के साथ सिर्फ आपके लिए लाया जा रहा है। तो जैसा कि आप टाइटल देख पा रहे हैं, इन्फ्लेशन यानी महंगाई की चपत में आम जनता किस तरीके से आती है, इसके आंकड़े इस महीने रिलीज किए गए। इस महीने के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार महंगाई यानी इन्फ्लेशन का एक मेजर है जिसको कहा जाता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है पिछले महीने सारे महीनों में, या ऐसा कहा जाए पिछले क्वार्टर में हाईएस्ट था। तो हेडलाइन कहती है wholesale inflation rises to 0.73% in December due to rise in food prices। खाने के दाम बढ़े हैं और ये 0.73% जो है ये पिछले 3-4 महीनों का हाईएस्ट इन्फ्लेशनरी इंडेक्स आया है। WPI की बात हो रही है। तो इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि होलसेल प्राइस इंडेक्स होता क्या है। What exactly is WPI? जैसा कि नाम सजेस्ट करता है कि यह फोकस कर रहा है होलसेल प्राइसेस पे। होलसेल यानी कि जहां पे माल, जहां पे सामान, जहां पे गुड्स को बल्क में बेचा जाता है। जब गुड्स को बल्क में बेचा जाता है तो वो बल्क प्राइसेस जो है वो थोड़े कम होते हैं। आपने नोटिस किया होगा, जब आप रिटेलर से खरीदते हो वर्सेस आप होलसेलर से खरीदते हो तो होलसेल से खरीदने में कुछ प्राइसेस कम होते हैं। इस वजह से जब हम होलसेल प्राइसेस को देखते हैं तो होलसेल प्राइसेस में जब उछाल आता है या महंगाई आती है, उसका इंक्रीज इज कॉल्ड एज होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन। जिसको मेजर करा जाता है इंडेक्स से, उसे कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो जितने भी दाम, प्राइसेस जो है वो चेंज करे हैं, सो द प्राइसेस दैट हैव चेंज्ड इन द होलसेल प्राइस इंडेक्स एट द होलसेलर्स लेवल, इसका कैलकुलेशन is called as what? This calculation is called as wholesale price index. तो changes in the prices of goods sold and traded in bulk by a wholesaler, जो होलसेल बिजनेसेस जो है बल्क में सेल करते हैं, सारे ही होलसेल आइटम्स बल्क में सेल होते हैं, इसके प्राइसेस में कितना उछाल है ये देखा जाता है। अब सवाल ये उठता है, इतने लाखों गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं पूरे हिंदुस्तान में, वो लाखों गुड्स के प्राइसेस क्या ट्रैक करोगे? विल यू ट्रैक द प्राइसेस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ गुड्स? इट इज नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है। अगर करने भी जाए तो एक स्टूपिड सा डिसीजन होगा, एक अनटेनेबल डिसीजन होगा। इस वजह से हम कुछ आइटम्स जो कि बाकी सारे आइटम्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, या ऐसा कहा जाए कुछ आइटम्स जो कि बहुत ज्यादा महंगाई को अफेक्ट करते हैं, उनको ट्रैक करा जाता है। आइए जानते हैं कैसे। लेकिन उसके पहले आपको पता होना चाहिए होलसेल प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करता कौन है। एक मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जैसा कि हर मंत्रालय में कई सारे विभाग आते हैं, सिमिलरली एमसीआई में भी डिपार्टमेंट आता है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डीपीआईआईटी। डीपीआईआईटी विभाग के अंतर्गत एक ऑफिस है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ओईए। ये जो ऑफिस है डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन के आंकड़े कैलकुलेट करता है और हर साल बताता है। सबसे ज्यादा मेजर कर, सबसे ज्यादा यूज करा जाने वाला, इन्फ्लेशन तो बहुत तरीकों से कैलकुलेट किया जाता है, पीपीआई से, सीपीआई से, लेकिन डब्ल्यूपीआई मोस्ट यूज्ड है। डब्ल्यूपीआई पॉलिसी मेकिंग के लिए भी यूज करा जाता है। और आप किस ईयर से प्राइसेस को कंपेयर करते हो, जिस ईयर से प्राइसेस को, भाई ऐसे करते हैं ना कि पिछले साल से इस साल की महंगाई ज्यादा है, तो उसी तरीके से एक स्पेसिफिक ईयर को डेजिग्नेट किया गया है, उसे कहा जाता है बेस ईयर। तो बेस ईयर डब्ल्यूपीआई कैलकुलेशन के लिए 2011-12 है, इट इज 2011-12। डब्ल्यूपीआई जो है वो मंथली बेसिस पे इंडेक्स रिलीज करी जाती है, यानी कि हर महीने पता लगता है। जैसे कि हमें दिसंबर का पता लगा 0.73%, उसी तरीके से हर महीने का आता है। लेकिन ये आता है 2 हफ्ते के टाइम लैग के बाद। तो मतलब मान लीजिए दिसंबर का महीना है, 31 दिसंबर को महीना खत्म हुआ, उसके बाद आपको 2 हफ्ते लगते हैं सारे आंकड़े कलेक्ट करने के लिए और हर एक चीज के प्राइसेस में उछाल देखने के लिए। फिर 14 तारीख तक आप कैलकुलेट करके रिलीज करते हो। इसको कहा जाता है टाइम लैग। लैग का मतलब होता है टाइम लग रहा है, गैप। तो 2 हफ्ते का टाइम लगता है मंथली डब्ल्यूपीआई रिलीज करने के लिए। अब मैजिकल क्वेश्चन आता है कैसे।
WPI को कैलकुलेट करना है, किस तरीके से कैलकुलेट करा जाएगा, क्योंकि मैं आपको बताया कि लाखों गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं, लाखों गुड्स बनते हैं, तो सारे गुड्स के प्राइसेस को तो ट्रैक नहीं किया जा सकता, जिस वजह से मोस्ट इंपॉर्टेंट गुड्स को चूज करा गया है जो मैक्सिमम लोगों की लाइफ को इंपैक्ट करते हैं, क्योंकि वही गुड्स जो हैं अगर वो महंगे होते हैं तो मैक्सिमम लोगों की लाइफ को इंपैक्ट पड़ेगा। इसमें इन सारे गुड्स को 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है। फर्स्ट कैटेगरी इज कॉल्ड एज मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। इसमें सारे के सारे गुड्स जो कि बनते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं, जैसे कि स्टील हुआ, माचिस हुई, ग्लास हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, ये सब गुड्स आते हैं मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। दूसरी कैटेगरी में आते हैं फूड आइटम्स, इनको आप प्राइमरी आइटम्स भी कह सकते हैं। और तीसरे में आते हैं फ्यूल आइटम्स, फ्यूल जो कि नेसेसिटी है, फ्यूल महंगा होता है, सब कुछ महंगा हो जाता है। तो ये जो 3 आइटम्स हैं, इन कैटेगरीज में सारे गुड्स को बांटा जाता है, इनका अलग अलग वेटेज है, और कुल मिला के तीनों जो है वो क्या देते हैं, 697 आइटम्स। देयर आर 697 आइटम्स which are forming a part of all 3 goods। तो इन तीनों को जो वेटेज दिया गया है, आप देख सकते हैं, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को वेटेज दिया गया है 64.2%। 697 आइटम्स में से 64.2% मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है। तो उसमें आप देख सकते हैं ये बेवरेजेस, टोबैको, टेक्सटाइल, वुड, केमिकल, नॉन मेटालिक, मेटल, ये सब आ गए। फिर प्राइमरी आर्टिकल्स जो खाने पीने के आइटम्स हैं 22.6%। इसमें ये फूड आर्टिकल, सीरियल, पल्सेस, फ्रूट्स, रॉ हाइड, ऑयल सीड्स, फाइबर, ये सब चीजें आती हैं। फिर आते हैं फ्यूल आइटम्स। फ्यूल आइटम्स में आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, कोल, मिनरल ऑयल, इसका वेटेज सबसे कम है। ये किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम के एंट्रेंस में आ सकता है, इकोनॉमिक सर्विस में भी, यूपीएससी में भी, और आपका बैंकिंग एग्जामिनेशन में भी। इट कैन डेफिनेटली बी आस्क्ड। सो प्लीज रिमेंबर, मैन्युफैक्चर्ड, प्राइमरी, फ्यूल, दिस इज द रिस्पेक्टिव वेटेज। तो WPI को कैलकुलेट किया जाता है, जैसा मैंने आपको बताया, एक बेस ईयर के कंपैरिजन में। तो इस साल के प्राइसेस 2011-12 के प्राइसेस से आप कंपेयर करते हो, करंट प्राइस डिवाइडेड बाय बेस प्राइस इनटू 100 इज द फॉर्मूला यूज्ड टू कैलकुलेट द WPI। और WPI को कैलकुलेट किया जाता है इस मेथड से, लास्पेरस मेथड। नाम काफी है, आपको बहुत डिटेल में चीजें पता नहीं होनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि WPI क्यों कैलकुलेट करा जाता है, व्हाट इज द एम टू कैलकुलेट WPI। देखिए, हम फाइनली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि आपके हमारे लिए जो महंगाई होती है वो ज्यादा इंपैक्ट करती है, उस लेवल पे महंगाई कैलकुलेट करने का फायदा आपको ज्यादा नहीं होता, कैलकुलेट होती है, लेकिन WPI पे अगर आप महंगाई कैलकुलेट करते हैं तो आगे चल के महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है। तो इट मॉनिटर्स प्राइस शिफ्ट्स इन कमोडिटीज। ये तो खैर हर ही इन्फ्लेशनरी मेजर का एम है, कितना प्राइस शिफ्ट हुआ, कितना ऊपर गया, नीचे गया। यू हैव टू असेस डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स ओनली। आपको डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स समझ में आ जाएगी। प्राइस बढ़ रहा है तो क्या डिमांड बढ़ रही है इसलिए प्राइस बढ़ रहा है, या टैक्सेस बढ़ गए, इनपुट कॉस्ट बढ़ गई, इसलिए कॉस्ट ज्यादा है, ये आपको समझ में आती है। WPI के बारे में एक चीज ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ गुड्स, जो टैंजिबल चीजें हैं, आपने देखा मैन्युफैक्चर्ड प्राइमरी आर्टिकल्स, उन्हीं की महंगाई को ट्रैक करता है, सर्विसेज को ट्रैक नहीं करता। दिस डज नॉट ट्रैक सर्विसेज एंड इट डिटरमिन्स गुड्स प्राइस ग्रोथ, कि जो प्राइस ग्रो करे हैं गुड्स में, उनको जो है डिटरमिन किया जाता है कि प्राइस कितने ग्रो करे हैं। फिर ये निकालता है कि क्या टोटल इन्फ्लेशन है पूरे हिंदुस्तान में ऑन द बेसिस ऑफ 697 आइटम्स। एक टर्म और है जो आपको पता होनी चाहिए, उसको कहा जाता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। न्यूज़पेपर जब आप पढ़ेंगे तो उसमें WPI, CPI दिया होगा, लेकिन एक टर्म और लिखी होगी, हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब होता है पूरी इन्फ्लेशन जो भारत में हुई है, या टोटल इन्फ्लेशन दैट इंडिया हैज एक्सपीरियंस्ड, यानी उसमें उन गुड्स के बेसिस पे इन्फ्लेशन निकाली जाती है जो मैक्सिमम लोगों को इंपैक्ट करते हैं, जो कि हम WPI कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर फूड, फ्यूल और मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स महंगे होते हैं और आप WPI कैलकुलेट करते हो, तो WPI से जो इन्फ्लेशन का रेट आता है उसे हेडलाइन इन्फ्लेशन कहा जाता है। यह आप ध्यान रखेंगे। इट इंक्लूड्स प्राइस राइज इन फूड, फ्यूल एंड ऑल अदर कमोडिटीज। तो जो भी प्राइस राइज हुआ ये हमने कैलकुलेट करा कैसे, WPI से, और जो भी WPI का रेट आता है उसको हम हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं। सो इट इज अ मेजर ऑफ टोटल इन्फ्लेशन विद इन एन इकोनॉमी, जो भी टोटल इन्फ्लेशन है इकोनॉमी पे। अब आते हैं आज के आंकड़ों पे।
द प्रेजेंट सिचुएशन, आज के आंकड़े क्या कहते हैं? तो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर प्लस और जो मंत्रालय है, सबसे जो डेटा आया है उसके अनुसार 2024 में हम अपना टारगेटेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो अचीव करेंगे। इन्फ्लेशन इज लाइकली टू डिप टू अराउंड 4%, और 4% आइडियल रेट ऑफ इन्फ्लेशन है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। ये मिड ऑफ द ईयर यानी मई जून तक आएगा। उसके बाद जो है ये इन्फ्लेशन रेट राइज कर जाएगा, इट विल राइज मार्जिनली। तो 2024 जो है इन्फ्लेशन जो रहेगा वो 4.6 टू 4.8% की रेंज में रहेगा। अब आपको बताते हैं पिछले 4-5 साल में कोविड से पहले से लेकर अभी तक, कोविड के बाद तक इन्फ्लेशन रेट क्या रहा है। 2019 में 3.73% था, जो पिछले साल के कंपैरिजन में इतना कम था। फिर एकदम से कोविड वाला साल आया 2020, इन्फ्लेशन खूब बढ़ गया, डबल हो गया, 6.62% हो गया। इतना उछाल है तकरीबन 3% का। फिर थोड़ा सा कम हुआ 5.13%। 2022 में फिर इन्फ्लेशन बढ़ गया, सरकार ने काफी सब्सिडीज बांटी होंगी, काफी खर्चा करा होगा, 6.7% हो गया। 2023 में जैन टू में 5 महीने के आंकड़े हैं, 5.51% इन्फ्लेशन जो है वो कैलकुलेट हुआ है। और 2024 का एस्टिमेशन ये है कि इन्फ्लेशन जो है वो तकरीबन 4% पे रहेगा। अगर ये देखा जाए इट विल बी रफली एट 4%, 4 टू 4.5%। तो 5 साल का जो इन्फ्लेशन का वो है, अगर आप देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग इन्फ्लेशन, मॉडरेट इन्फ्लेशन, वीक इन्फ्लेशन में इस तरीके से इन्फ्लेशन को बोला हुआ है कि अगर इन्फ्लेशन वीक होता है तो बहुत हाई होगा, नहीं तो बहुत लो होगा। ये 5 साल के इन्फ्लेशन प्रोजेक्शंस है, यानी कि हालांकि हम प्रोजेक्शंस के आसपास नहीं है, हम उससे कम है, विच इज गुड। मतलब हमारा उतना हाई इन्फ्लेशन रेट नहीं है, हम 4% के आसपास इस साल ऑपरेट करेंगे, विच इज आइडियल रेट ऑफ इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन के कॉजेस क्या होते हैं? देखिए, बेसिक कॉजेस होते हैं, ये एग्जाम क्वेश्चन है। एक होते हैं डिमांड साइड कॉजेस, दूसरे होते हैं सप्लाई साइड कॉजेस। डिमांड साइड कॉजेस आर वेरी सिंपल, उसमें सिर्फ यह है कि एक पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड बहुत ज्यादा है, उसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी कहा जाता है। दैट हैपेंस प्राइमरली इन रियल एस्टेट। अगर आपने देखा होगा रियल एस्टेट के प्राइसेस कोविड के बाद कितने बढ़ गए, डिमांड है, बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि लोग खरीद रहे हैं। गोल्ड के प्राइसेस कितने बढ़ गए, तो ये चीज है। दूसरा है सप्लाई साइड इन्फ्लेशन। जो ये आपके रीजंस लिखे हैं ये मेजरली सप्लाई साइड वाले हैं कि आपकी कॉस्ट बढ़ गई। फूड इन्फ्लेशन ज्यादा है। फूड इन्फ्लेशन ज्यादा क्यों होता है? पेट्रोल के दाम बढ़ गए, मूवमेंट का दाम बढ़ गया, इसलिए ज्यादा है। हायर इनपुट कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट का मतलब यह है लेबर कॉस्ट बढ़ना, वेजेस की कॉस्ट बढ़ जाना, टैक्सेस बढ़ जाना टू कंज्यूमर्स बाय द फर्म। फर्म ने कंज्यूमर को दे दी, भाई फर्म के ऊपर आपने टैक्स लगा दिया, फर्म ने कंज्यूमर से बोला आप टैक्स पे करो, सीधी बात है। ग्लोबल वॉर टेंशन, ये बेसिकली ऑयल को और इंपोर्ट्स की कॉस्ट को इंपैक्ट करता है। रशिया यूक्रेन, इजराइल हमास, अब नई वॉर ईरान पाकिस्तान शुरू हो गई है। सो ये सब चीजें हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन है। इस वजह से इन सारे कॉजेस को मद्देनजर रखते हुए हर सरकार जो है कुछ कदम उठाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में भी सरकार ने कदम उठाए हैं कि किस तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहिए। इसके लिए देयर आर 2 कैटेगरी ऑफ टूल्स। पहले होते हैं आरबीआई के हाथ में, जिनको कहा जाता है मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स, जैसे कि बैंकों के इंटरेस्ट रेट बढ़ा देना। रेपो रेट बढ़ा दिया आपने, इंक्रीज द रेपो रेट, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जब आप रेपो रेट इंक्रीज करते हो या कोई भी और इंटरेस्ट रेट, बैंक रेट वगैरह या एलटीआरओ इंक्रीज करते हो, तो लेंडिंग या बोरोइंग कम हो जाती है। मतलब लोग कम बोरो करते हैं क्योंकि महंगा लोन है। कम बोरो करेंगे तो कम डिमांड करेंगे, ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। यह कदम उठाया जाता है आरबीआई द्वारा। दूसरा है फिस्कल पॉलिसी, वो कदम उठाया जाता है भारत सरकार द्वारा। इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर दो, एक्साइज ड्यूटी को कम कर दो, ठीक है, टैक्सेस को कम करो, टैक्स फ्री कर दो कुछ इंपोर्ट्स को। जब आप टैक्स फ्री करते हो, जैसे एडिबल ऑयल को टैक्स फ्री कर दिया, दाल पे इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी, ठीक है, पेट्रोल डीजल पे एक्साइज ड्यूटी कम कर दी, टैक्स कम करोगे तो ऑटोमेटिकली उसमें जो लागत है वो कम हो जाती है, तो वो आइटम सस्ता मिलने लगता है। वीट एक्सपोर्ट्स भारत सरकार ने बैन कर दिए। इसका मतलब भारत में वीट अबंडेंस में अवेलेबल होगा, क्योंकि बाहर नहीं जाएगा तो यही बिकेगा, यहां बिकेगा तो अबंडेंस में होगा, जिस वजह से सप्लाई ज्यादा होगी। सप्लाई ज्यादा होगी तो प्राइसेस कम हो जाते हैं। सेम चीज शुगर एक्सपोर्ट्स। तो ये कदम कुछ पिछले साल उठाए गए हैं इन ऑर्डर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। तो रेपो रेट हाल ही में बढ़ाया था, विच वॉज February 2023, 6.25% से 6.5% करा था, ताकि बोरोइंग कम हो जाए। तो ये 250 बेसिस पॉइंट्स 0.25% से जो है 25 बेसिस पॉइंट्स जो है
0.25% से जो है ये बढ़ाया गया था। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि भारत सरकार और आरबीआई के हाथ में इन्फ्लेशन को कम करना। देयर इज अ लॉट टू बी डन एज इंप्लीमेंटिंग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन, क्लाइमेट रेजिलियंस वगैरह, ये सारी चीजें इसको डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में। अब हमने एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट WPI एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करा है। इस पे कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं यूपीएससी में जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा होलसेल प्राइस इंडेक्स को। तो सवाल देखिए, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था को देखते हुए डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड और इंक्रीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। डिमांड की वजह से जो महंगाई है कौन से रीजंस की वजह से होती है? एक्सपेंशनरी पॉलिसी, यस। एक्सपेंशनरी पॉलिसी का मतलब होता है कि आप एक्सपेंशन कर रहे हो, मतलब आप और पैसा मार्केट में डाल रहे हो। मार्केट में और पैसा डालते हो तो डिमांड बढ़ती है। फिस्कल स्टिमुलस, भारत सरकार ने गरीब कल्याण अन्न योजना दी, टैक्सेस को कम करा, दैट इज फिस्कल स्टिमुलस, और पैसा मार्केट में गया। इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग ऑफ वेजेस, वेजेस इज एन इनपुट कॉस्ट, मतलब कि आपकी लागत बढ़ गई है। वेजेस जो आप पे कर रहे हो लेबर को, अगर वो बढ़ा दोगे तो ये सप्लाई साइड मेजर होता है। दिस इज सप्लाई साइड मेजर। पूछा जा रहा है एक्सप्लिसिटली डिमांड साइड मेजर, थर्ड गलत है। थर्ड के गलत होते ही आपका सही आंसर आ जाता है, क्योंकि 3 जो है बाकी सारे ऑप्शंस में है। आंसर इज ए। हायर परचेजिंग पावर, यस, हायर परचेजिंग पावर एक्सपेंशनरी पॉलिसी फिस्कल स्टिमुलस की वजह से होता है। राइजिंग इंटरेस्ट रेट, नॉट करेक्ट। सो 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट। ए इज द राइट ऑप्शन। ए जो है वो सही ऑप्शन है। ये एग्जाम क्वेश्चन है, दिस इज एन एग्जाम क्वेश्चन। दूसरा 2020 का सवाल है, वेटेज ऑफ फूड इन सीपीआई इज हायर देन डब्ल्यूपीआई। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में फूड का वेटेज बताया था ना, प्राइमरी आर्टिकल्स का वेटेज 22% है डब्ल्यूपीआई में, तो सीपीआई में फूड का वेटेज डब्ल्यूपीआई से ज्यादा है या कम है? WPI डज नॉट कैप्चर चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ सर्विसेज, ये मैंने आपको अभी बताया था। सिर्फ गुड्स देखता है, सर्विसेज नहीं देखता। डज नॉट कैप्चर, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड सही है, तो थर्ड आप एलिमिनेट कर दो। RBI has now adopted WPI as its key measure of inflation and to decide on changing the key policy rate. की पॉलिसी रेट का मतलब है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब जो है की पॉलिसी रेट्स है जो कि चेंज किए जाते हैं। अब यहां पे गलती मैंने करी है क्योंकि पूछा गया है नॉट करेक्ट, तो मैंने थर्ड को गलत करके गलती कर दी। दिस इज माय मिस्टेक। ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। तो 3 ओनली जो है आप ये मान के चले, वो नॉट करेक्ट में 3 ओनली इज नॉट करेक्ट, 1 एंड 2 इज करेक्ट। आप समझ रहे हैं, मैंने 3 को हटा दिया था लेकिन 3 ही सही ऑप्शन है। तो आरबीआई हैज नाउ अडॉप्टेड डब्ल्यूपीआई एज की मेजर, ये स्टेटमेंट गलत है। डब्ल्यूपीआई की मेजर नहीं है, सीपीआई की मेजर है। और पहले और दूसरे स्टेटमेंट सही है। सीपीआई में फूड का वेटेज ज्यादा है क्योंकि कंज्यूमर को सबसे ज्यादा फूड इंपैक्ट करता है, और डब्ल्यूपीआई जो है मैंने आपको बताया इसमें सर्विसेज नहीं आती। तो ये आपका पूरा एंड टू एंड डिस्कशन था WPI के बारे में विद PYQs। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। लाइक बटन दबाएं, एल्गोरिथम में हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।